नमस्कार सभी साथियों का। सबसे पहले तो आप सभी साथियों का धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी साथियों के सपोर्ट की वजह से आज हमारा स्टडी विद थ्री टॉपर्स परिवार जो है वो 10 के सदस्य होने वाले हैं। जब ये वीडियो अपलोड होगा तब तक जो है 10,000 सब्सक्राइबर अपने पूर्ण हो जाएंगे। आप सभी साथियों से सहयोग की अपेक्षा है कि निरंतर हमारी कक्षाएं जारी रहें। सभी विषय की शिक्षण विद्या अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना सपोर्ट जो है इस चैनल पर दिखाना होगा। आप सभी साथियों के जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उसके साथ इस चैनल के बारे में जानकारी दे। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही जो है आपको भी जो है पढ़ने में मज़ा आएगा और हमें भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। और निश्चित तौर पर देखेंगे आपका सपोर्ट अगर अच्छा रहा तो हम आपको PDF भी अवेलेबल करवाने का प्रयास करेंगे और आपके लिए संभावित प्रश्नों की जो सीरीज़ है वो भी हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण के रूप पार्ट 3। इससे पूर्व पार्ट 1 में हम गद्य शिक्षण के बारे में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में हम पद्य शिक्षण के बारे में पढ़े हैं और आज पार्ट 3 में हम व्याकरण शिक्षण के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक से अब तक रीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की संख्या कुल है 16 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, जिसमें से 8 प्रश्न हिंदी में, 6 प्रश्न संस्कृत में और 2 प्रश्न जो हैं गणित में पूछे गए हैं, क्योंकि गणित में भी आगमन और निगमन विधि जो है उपयोग में ली जाती हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो देखिए यहाँ पर PYQ की संख्या जो है 8 हिंदी, 6 संस्कृत और 2 गणित। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कोई भी रीट एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है अब तक जिसमें इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो गद्य शिक्षण और पद्य शिक्षण के बारे में हम चर्चा पूर्व में कर चुके हैं। आज हम व्याकरण शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप देखिए व्याकरण शिक्षण जो है उसके अंतर्गत इसकी उत्पत्ति या इसकी संरचना जो है व्याकरण शब्द की, तो व्याकरण शब्द जो है वो उसमें क्री धातु जो है संस्कृत की क्री धातु, वहाँ से इसकी उत्पत्ति जो है ये यूँ कह सकते हैं इसका मूल धातु जो है इसकी वो है क्री, और वी और आ ये 2 उपसर्ग लगे हुए हैं। और अगर संस्कृत के दृष्टिकोण से बात करें तो इस आ उपसर्ग को कहा जाता है आंग उपसर्ग। तो यहाँ पर देखिए वी धन आंग धन क्री प्लस ल्यूट जो है ये संस्कृत का प्रत्यय है और इसका जो शब्द जो बनता है वो बनता है अन। इस प्रकार मिलकर बनता है व्याकरण शब्द। पतंजलि ने जो है व्याकरण के बारे में परिभाषा दी है पतंजलि ने। तो देखिए आप व्याकरण क्या है, शब्दानुशासन है, शब्दों का अनुशासन। किसी भी भाषा के लिए व्याकरण का होना क्या है, आवश्यक है। व्याकरण भाषा को जो है एक अनुशासित रूप प्रदान करता है। तो व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषा जो है पतंजलि की है। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा ज्ञानम, यानी भाषा का ज्ञान करवाना। भाषा का ज्ञान करवाना व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। इससे पूर्व हम गद्य और पद्य के उद्देश्य के बारे में पढ़ चुके हैं। गद्य का उद्देश्य होता है ग्रहण प्लस अभिव्यक्ति। उसी तरह से पद्य का मुख्य उद्देश्य होता है रसानुभूति, रसानुभूति, भावानुभूति, सौंदर्यानुभूति। उसी तरह से यहाँ पर भाषा ज्ञान जो है वो अपने व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। व्याकरण शिक्षण में देखिए आप व्याकरण जो होता है वो भाषा का अनुगमन करता है। अनु का होता है पीछे, गमन का होता है चलना या जाना। तो पहले कौन रहती है, पहले भाषा, भाषा का होना अनिवार्य है, तभी जो है उसका व्याकरण जो है उसका कोई अस्तित्व है। बिना भाषा के कोई भी व्याकरण नहीं रह सकता। व्याकरण का कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। भाषा का होना क्या है, अनिवार्य है। अब देखिए आप व्याकरण एक नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि व्याकरण के प्रत्येक भाषा, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, प्रत्येक भाषा के अपने रूल्स, अपने नियम होते हैं। व्याकरण जो होता है वो नियमों पर आधारित होता है। तो व्याकरण शिक्षण जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नियमों का ज्ञान करवाना। संज्ञा हो गई, सर्वनाम होगी, किसी शब्द की उत्पत्ति के बारे में जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इन सभी में क्या होगा, व्याकरणिक नियमों का ज्ञान करवाया जाएगा। व्याकरणिक तत्व ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। व्याकरणिक तत्व कौन कौन से होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों का ज्ञान करवाना किसके अंतर्गत करवाया जाता है, तो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत। क्योंकि व्याकरण जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपको व्याकरणिक तत्वों के बारे में जानकारी देनी होती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसीलिए आपने देखा होगा हिंदी व्याकरण की जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कक्षा 9 से लगा के 12 तक में चलती है, हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। इस पुस्तक में आप आगे इंडेक्स देखना। और उसके अलावा अगर कोई भी मानक और अच्छी पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है उनको 3 भागों में बांट रखा है, वर्ण ज्ञान, शब्द ज्ञान और वाक्य ज्ञान। इस प्रकार से 3 भागों में बांटकर ही व्याकरण को पढ़ाया जाता है। तो व्याकरण के तीनों मुख्य तत्व हैं वर्ण, शब्द और वाक्य। इन तीनों के बारे में
व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। उसके अलावा देखिए नवीन भाषा, नवीन भाषा को कहा जाता है अन्य भाषा। जैसे आप देखिए पहली भाषा आपकी होती है मातृभाषा होती है, या यूं भी कह सकते हैं जो भाषा आपको पहले से आती है वो तो हो जाएगी आपकी पहली भाषा। अन्य भाषा वो होती है, अन्य या दूसरी भाषा जिस भाषा को आपको सीखना है। तो किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए व्याकरण जो है वो आपके मदद करेगा। इसलिए व्याकरण शिक्षण जो होता है वो क्यों अनिवार्य है, क्योंकि नई भाषा को सीखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे आपको अगर हिंदी आती है, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी अगर आपको सीखनी है तो अंग्रेजी भाषा के व्याकरण को सीखना आवश्यक है, तभी आप जो है अंग्रेजी भाषा का शुद्ध उपयोग कर पाएंगे। प्रारंभिक कक्षाओं में व्याकरण का कैसा ज्ञान दिया जाता है, तो व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। व्यावहारिक जब होगा तो उसको कहते हैं अनौपचारिक, यानी बिना नियम व कानून, जिसमें सामान्य व्याकरण आप समझ सकते हो। व्याकरणिक नियमों का एक उच्च स्तर तक जो ज्ञान है यहाँ पर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर केवल एक नॉर्मल व्यावहारिक रूप से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है जो अपने दैनिक जीवन में काम आवे। उसके अलावा देखिए प्रारंभिक शिक्षा या प्रारंभिक कक्षा जो होती है वो कक्षा 1 से लगाकर 8 तक होती है। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। कक्षा 1 से लगाकर 5 जो होती है उसको कहते हैं प्राथमिक कक्षाएं। कक्षा 6 से लगा के 8 होती हैं, कक्षा 6 से 8 तक होती है उच्च प्राथमिक। लेकिन अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप में कहा जाए तो ये दोनों किसके अंतर्गत आएगी, प्रारंभिक कक्षाओं के अंतर्गत। उसी तरह से माध्यमिक कक्षाओं का अर्थ होता है 9 और 10, लेकिन उच्च माध्यमिक जो होती है उसको कहते हैं 11 और 12। तो यहाँ पर 9 से 12 तक जो है वो स्तर हो जाएगा माध्यमिक कक्षाओं में, मतलब माध्यमिक भी और उच्च माध्यमिक भी। तो वहां पर क्या होगा, व्याकरण का सैद्धांतिक, सैद्धांतिक का मतलब नियम से युक्त व्याकरण का ज्ञान दिया जाएगा, सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाएगा। सैद्धांतिक कोई भी चीज होती है उसको कहते हैं औपचारिक। अब हम देखेंगे, ये आप ध्यान रखना, शिक्षा जो होती है अनौपचारिक शिक्षा जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन जब व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण का जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान, वो आपको किसमें होगा, सैद्धांतिक व्याकरण, व्याकरण नियमों से संबंधित जो व्याकरण होगा वो आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, बालक में क्या होगा, आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होगा। जैसे आप अगर कोई पासबुक पढ़ रहे हो या कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, अगर उसमें कोई त्रुटि है तो बच्चे में उसके सही और गलत का ज्ञान कब होगा, जब उसको व्याकरणिक ज्ञान है। जैसे कि अगर देखा जाए उदाहरण के तौर पर, जैसे उज्ज्वल शब्द जो है, अगर ये शुद्ध रूप अगर किसी को ध्यान है, किसी बालक को पता है, तो वह जो है परीक्षा में या किसी पुस्तक में जो गलत शब्द टाइप किया हुआ है उसको वो पहचान पाएगा, वो सही और गलत में अंतर कर पाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए व्याकरण शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। आगमन विधि होती है, निगमन विधि। जब इन दोनों विधियों को एक साथ उपयोग में लेते हैं तो इसको कहते हैं आगमन निगमन विधि। और एक चौथी विधि है आपके लिए भाषा संसर्ग विधि। इन चारों विधियों के माध्यम से हम देखेंगे कि व्याकरण का शिक्षण किस प्रकार से करवाया जाता है। महत्वपूर्ण विधि जो है वो है आपके सर्वश्रेष्ठ विधि है आगमन और निगमन विधि, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये विधि आपके सर्वश्रेष्ठ विधि है। और उसके अलावा अगर श्रेष्ठ विधि की बात की जाए तो श्रेष्ठ तो हो जाएगी आपकी आगमन विधि, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सी होगी, जब आगमन और निगमन दोनों विधि एक साथ उपयोग में ली जाए। तो अगर ऑप्शंस में दोनों हैं तो आपके लिए कौन सी सही हो जाएगी, आगमन और निगमन विधि। और अगर इस प्रकार से आगमन निगमन ही दे रखी है, आगमन निगमन का एक साथ नहीं दे रखा है, अलग अलग दे रखी है आगमन और निगमन, तो आपके लिए श्रेष्ठ हो जाएगी आगमन। लेकिन जब आगमन और निगमन दोनों साथ में दे रखी है तो श्रेष्ठ हो जाएगी आगमन और निगमन। आगमन विधि के रूपों की संख्या है 2, प्रयोग विधि, समवाय या संयोग विधि। और निगमन विधि के 2 रूप है, पाठ्यपुस्तक विधि और सूत्र विधि। डिटेल से हम आगे बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको नोट्स जो है साथ के साथ बनाने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास जो है आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले डिटेल से बात करेंगे आगमन विधि के बारे में। व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। आपको ध्यान रखना, व्याकरण शिक्षण की क्या है, श्रेष्ठ विधि है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ विधि की बात की जाए तो वो है आगमन निगमन विधि। जब आगमन और निगमन विधि का एक साथ प्रयोग आ जाए कई ऑप्शंस में तो वो विधि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शंस में दिए रखे हो तो आपके लिए व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि हो जाएगी आगमन विधि। प्रवर्तक जो है आगमन विधि के वो है अरस्तु। आ से आपको ध्यान रखना है, आ से ये अ आप ध्यान रख सकते हो। आगमन विधि के जनक कौन है, अरस्तु हैं। इसका स्तर जो है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर है, क्योंकि ये विधि जो है छोटे बालकों के लिए भी उपयोगी है। बड़े बालकों के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन छोटे बालकों के लिए भी उपयोगी है। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण हो चाहे गणित शिक्षण हो, सिखाते समय इसका उपयोग किया जाता है। यह विधि जो है
इस विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। अब आपके माइंड में प्रश्न आ रहा है कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र कौन से हैं, तो मैंने आपको हिंदी शिक्षण के सूत्र पढ़ा रखे हैं क्लास नंबर अपनी शायद 1 या 2 में। तो वहां पर हमने बात की थी कि शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक कब होंगे, जब उनका क्रम जो है, क्रम अगर सही है तो वो जो है क्या होंगे, मनोवैज्ञानिक। अगर क्रम उल्टा है तो वो विधि कौन सी होगी, अमनोवैज्ञानिक। तो ये विधि मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसका क्रम जो है, जिन शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है वो क्रम जो है सही है। जैसे देखिए, ज्ञात होता है उसके बाद अज्ञात होता है, तो ये हमने देखा है मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र। उदाहरण से नियम की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपके उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, क्योंकि आगमन विधि की अगर सर्वश्रेष्ठ शिक्षण सूत्र कहा जाए तो वो है आगमन विधि का उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण जो होते हैं विशिष्ट होते हैं और नियम जो होते हैं वो सामान्य होते हैं, इसलिए आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न यहाँ से कैसा पूछा गया है, तो संस्कृत 2022 रीट 2022 लेवल 1 संस्कृत भाषा में और रीट 2012 लेवल 1 संस्कृत भाषा में सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उदाहरणात् नियमात् प्रति, जैसे उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में किया जाता है, तो आपके आंसर हो जाएगा आगमन विधि, मतलब उदाहरण से नियम की ओर। 2 बार प्रश्न पूछा गया है, रीट 2012 में पूछा गया, वही प्रश्न रिपीट होकर रीट 2022 में भी पूछा गया है। तो इससे आपको ये पता लग रहा होगा कि PYQ जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, उनकी काफ़ी वैल्यू है। मैंने देखा है कि अंग्रेजी की शिक्षण विधियों में भी 3rd ग्रेड मेंस में लेवल 1 में जो 2 प्रश्न पूछे गए थे, वो दोनों प्रश्न रीट 2012 या 15 में पूछे गए हैं, हूबहू प्रश्न वहां से पूछे गए हैं। तो निश्चित तौर पर कई सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, आगे भी हम देखेंगे। इसी वीडियो में आपको पता लगेगा कि PYQ जो है कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको अब देखिए, गणित शिक्षण में जो है रीट में अब तक 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रश्नों की सेम लैंग्वेज थी कि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र का पालन किस विधि में किया जाता है, तो आपके हो जाएगा आगमन विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि। तो देखिए, इस केवल इन 2 शिक्षण सूत्रों से 4 प्रश्न अब तक रीट में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और आप जो है बार बार मैं कह रहा हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएं, ऐसा कंटेंट जहां पर आपको कंटेंट के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ प्रश्नों को भी बताया जा रहा है कि कहाँ से प्रश्न पुटअप हुए हैं, किस विषय में कहाँ से, मतलब कितने प्रश्न पुटअप हुए हैं, ये सारा हम कुछ बता रहे हैं। और ये जो है आपको किसी और बुक में, या यूं कह सकते हैं कि किसी और प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी शिक्षण विधियों का अध्ययन नहीं करवाया जा रहा है। मैंने देखा है कई सारी शिक्षण विधियों की बुक ऐसी हैं जिसमें एक साथ 40 से 50 शिक्षण विधियां पढ़ाई जा रही हैं, उसका कोई डिवाइडेशन नहीं है कि कौन सी गद्य की है, कौन सी पद्य की है। और यहाँ पर हम व्यवस्थित तरीके से सारी शिक्षण विधियों को अलग अलग शिक्षण बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ रहे हैं कि कौन सी गद्य की है, कौन सी पद्य की है, कौन सी व्याकरण की है। आगे के टॉपिक में हम रचना की शिक्षण विधियों के बारे में, नाटक की, द्विभाषा शिक्षण की विधियों के बारे में सब कुछ अध्ययन करेंगे। जब हम व्यवस्थित तरीके से इन सब का अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 40 से 50 शिक्षण विधियां जो हैं वो कौन सी किस भाषा से संबंधित हैं, किस शिक्षण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है। सक्रिय कैसे रहता है, छात्र द्वारा नवीन ज्ञान की, नवीन नियम की खोज की जाती है, नवीन नियम की स्थापना की जाती है। विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें आगमन विधि में छात्र क्या रहता है, सक्रिय रहता है। छात्र सक्रिय कैसे रहता है, क्योंकि नवीन ज्ञान की जो खोज की जाती है, नवीन नियम की खोज की जाती है और नवीन नियम की जो स्थापना की जाती है, ये कौन करता है, छात्र स्वयं करता है। छात्र जो है वो स्वयं करता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है। आगमन विधि जो होती है और निगमन विधि, इसमें एक अंतर आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगमन और निगमन विधि में, आगमन विधि जो होती है उसमें नियम की क्या की जाती है, नियम की खोज की जाती है। दूसरा हम कह सकते हैं नियम की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। लेकिन निगमन विधि में परीक्षा में कीवर्ड चेंज हो जाएगा और वहां पूछा जाएगा नियम का उपयोग, नियम या सूत्र का उपयोग, नियम या सूत्र का उपयोग। जहां उपयोग या प्रयोग की बात की जाए कि सीधा ही नियम का प्रयोग करना है, तो नियम का प्रयोग किस में करेंगे, निगमन विधि में करेंगे। आगमन विधि में तो नियम बनाए जाएंगे, नियमों की खोज की जाएगी, नियमों की स्थापना की जाएगी। ये बहुत ही डीप जो है मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताया है। प्रश्न अगर बनता है तो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आगमन विधि में प्राप्त ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है, क्योंकि छात्र स्वयं सक्रिय रह के नवीन ज्ञान की खोज करता है, नियम की खोज करता है, स्थापना करता है, तो प्राप्त ज्ञान क्या होगा, स्थायी होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, बालक स्वयं चिंतन और कल्पना के माध्यम से जो है
वो नवीन नियम की स्थापना या खोज करता है, तो इसलिए बालक में इन तीनों का क्या होगा, विकास होगा। अब रीट 2015 लेवल 2 में प्रश्न पूछा गया है कि वाक्य विश्लेषण की शिक्षा हेतु उपयुक्त विधि कौन सी है। मतलब वाक्य विश्लेषण जो होता है, किसी वाक्य को, जैसे एक वाक्य दे रखा है उसका विश्लेषण करना है, इसके विश्लेषण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपके आगमन विधि। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि के चरण, पद या सोपान। तो आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। कितने सोपान है, 4 सोपान है। ये 4 चरणों के रूप में चलती है। सबसे पहला चरण होता है उदाहरण। हमने देखा उदाहरण से नियम की ओर बढ़ती, देखे पहले उदाहरण है और उसके बाद क्या है, नियम है। जिस शिक्षण सूत्र की में हमने बात की थी, जहां से 2 प्रश्न आए थे, वो आपके आगमन विधि का था, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि जब होगा, निगमन विधि, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके नियम से उदाहरण की ओर, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे सारे शिक्षण सूत्र। तो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ती है ये शिक्षण विधि। तो सबसे पहले उदाहरण होते हैं। रीट 2022 लेवल 2 में प्रश्न आया था संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत कि आगमन विधि का प्रथम सोपान कौन सा है। तो आगमन विधि का प्रथम सोपान कौन सा हो जाएगा आपके उदाहरण। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करना या उदाहरण। अब दूसरा स्टेप जो है वो है निरीक्षण। निरीक्षण का अर्थ होता है जहां पर बालक द्वारा तुलना और विश्लेषण का कार्य किया जाता है। निरीक्षण जांच, तुलना, विश्लेषण। ये निरीक्षण करने के बाद नियम की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। नियम जो है, नियम बनाए जाते हैं। नियम जो बनते हैं उसको कहते हैं सामान्यीकरण। सामान्य जो शब्द हैं, सामान्य शब्द शिक्षण विधियों के अंतर्गत सामान्य शब्द को लिया जाता है नियम से, और विशिष्ट शब्द जो होता है उसको लिया जाता है विशिष्ट को उदाहरण के तौर पर। सबसे अंत में जब नियम बन जाता है उसके बाद क्या होता है, उसका परीक्षण होता है, सत्यापन होता है। सत्यापन कैसे करते हैं, प्रयोग के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, कि ये नियम जो है सभी परिस्थितियों में लागू है या नहीं है। तो इस प्रकार से आगमन विधि के 4 चरण आपको ध्यान रखने हैं। संस्कृत शिक्षण में भी हूबहू आपके ये काम आने वाले हैं। आगे देखिए आप आगमन विधि के रूप। अब आगमन विधि के भी रूप कह सकते हैं। ये आगमन विधि के 2 प्रकार हैं, 2 भाग हैं। पहला है आपके प्रयोग विधि और दूसरा है समवाय या सहयोग विधि। रीट 2015 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया कि आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है। तो रूपों की संख्या ऑप्शंस में दे रखा था कितना, 2। तो वो आपके जो है वो सही हो जाएगा। तो आगमन विधि के दोनों रूप का नाम जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके, इन दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं कि प्रयोग विधि। तो प्रयोग विधि आगमन विधि का ही रूप है। इसमें क्या होता है, अध्यापक उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद छात्र नियम की खोज करते हैं, नियम की स्थापना करते हैं। नियम की स्थापना करते हैं उसको कहते हैं नियमीकरण या सामान्यीकरण। और छात्र जो हैं, छात्र से ही उनका प्रयोग व अभ्यास करवाया जाता है। छात्र से ही प्रयोग व अभ्यास करवाया जाता है कि यह नियम जो है वो आपने स्थापित किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, इसके लिए मैं एक उदाहरण का प्रयोग करता हूँ। जैसे कि देखा जाए, अगर गणित शिक्षण की बात करें तो एक छात्र को, एक अध्यापक द्वारा जो है छात्रों को अलग अलग साइज के त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज वो काट कर दिए जाते हैं। त्रिभुज को काट कर दिए जाते हैं, उसके बाद उनको ये जो चंदा होता है, जिसको अपन कहते हैं डिग्री कहते हैं, इस कोण मापने के लिए उपयोग लिया जाता है। तो इसकी सहायता से इनके तीनों कोणों के माप को मापने के लिए कहा जाता है। तीनों कोणों को माप लेने के बाद बच्चों को इन तीनों कोणों को जोड़ने को कहा जाता है। जब बच्चे इन तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग आकृति होती है। दिखने में कोई त्रिभुज छोटा है, कोई बड़ा है, आकृति क्या रहेगी, त्रिभुज की रहेगी। अब सभी बच्चों का जवाब आता है कि सर तीनों का जोड़ कितना है, 180 डिग्री। मतलब तीनों कोणों का जोड़ कितना आ रहा है, 180 डिग्री। अब प्रत्येक छात्र ये जवाब देता है कि 180 डिग्री जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आ रहा है। कोण भी कौन से, अंतः कोण, कौन से, अंदर वाले जो कोण हैं। अब बच्चे जो हैं स्वयं नियम की स्थापना करेंगे। बच्चे कहेंगे सर इसका मतलब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अपन क्या करेंगे, बच्चों ने नियम की खोज कर ली, अब हम उसका प्रयोग व अभ्यास किसके द्वारा कराएंगे, बच्चों के द्वारा ही करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, अन्य और आकृतियां देंगे, अपन त्रिभुज की कुछ और आकृतियां देंगे या एक्सचेंज करके देने के लिए कहेंगे। फिर बच्चे उनको जो है वापिस जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, तो बच्चों को पता लगेगा कि वास्तविक में ये नियम है। तो इस प्रकार से आगमन विधि के माध्यम से नए नियम की स्थापना व खोज करवाई जाती है। प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जो है स्वयं प्रयोग व अभ्यास करता है। नेक्स्ट देखिए आप समवाय विधि। समवाय विधि जो है आगमन विधि का ही रूप है, क्योंकि आगमन विधि के 2 रूप है, पहला प्रयोग है और दूसरा जो है आपके समवाय या सहयोग है। इसका अन्य नाम है सहयोग विधि। गद्य पद्य के शिक्षण के साथ साथ जब गद्य पद्य का शिक्षण करवाया जाता है तो जब प्रसंग के अनुसार
कहीं आपको ऐसा शब्द दिखाई दे जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय बताने की आवश्यकता हो, कहीं आपको लिखित और मौखिक रूप का शिक्षण करवा रहे हो और उसके साथ साथ भी व्याकरण की शिक्षा दे रहे हो, तो उसको कहते हैं समवाय विधि या सहयोग विधि। नेक्स्ट हम देखेंगे निगमन विधि। आगमन विधि की तरह निगमन विधि भी जो है व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। ये व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। व्याकरण शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? निगमन विधि। इसके प्रवर्तक कौन है? तो इसके प्रवर्तक को लेकर कई जगह जो है डाउट रहता है। अरस्तु भी माना जाता है, प्लेटो भी माना जाता है, लेकिन ज्यादातर मानक पुस्तकों में दे रखा है कि अरस्तु है। अगर अरस्तु आपके ऑप्शंस में नहीं हो तो आप प्लेटो को जो है वो सही कर सकते हो। वैसे मैंने देखा है आगमन और निगमन विधि के जनक के बारे में नहीं पूछा गया है। जनक अधिकांश वीडियो के जो पूछे गए हैं वो खेल शिक्षण की वीडियो जैसे डोल्टन विधि, ड्रेकाली विधि, मोंटेसरी विधि या किंडरगार्टन विधि, इनके जनक के बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। अब निगमन विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है, जिसमें माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, क्योंकि यहाँ पर नियमों को क्या करना पड़ता है? रटना पड़ता है। और जब अगर नियमों को रटा जाएगा तो विधि कैसी हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक विधि। रीट 2015 लेवल 2 हिंदी में पूछा गया है कि निगमन विधि की विशेषता है, तो विशेषता कौन सी थी? अमनोवैज्ञानिक विधि, क्योंकि इस विधि में 4 ऑप्शंस थे और चारों ऑप्शंस में ये ऑप्शंस आपके लिए उपयुक्त था कि अमनोवैज्ञानिक विधि है। तो आपको मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक विधि के बारे में भी ध्यान रखना है। जहां पर रटने जैसे नकारात्मक शब्द आ रहे हैं तो वो विधि कभी भी मनोवैज्ञानिक नहीं हो सकती। आगमन विधि मनोवैज्ञानिक है क्योंकि बालक सक्रिय है, बालक जो है नियमों की खुद स्थापना कर रहा है, खुद प्रयोग वो अभ्यास कर रहा है। ठीक है, यहां पर आपके क्या हो जाएगा? रटने की वजह से ये क्या हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक विधि। अमनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, यानी कि जो भी शिक्षण सूत्र मनोवैज्ञानिक होते हैं उनका क्या किया जाता है? विपरीत क्रम यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर। तो देखिए आगमन विधि में मैंने आपको बताया कि आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर, आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। आ और ये ऊ जो है इसको आप समान उच्चारण के रूप में मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए उच्चारण के रूप में नियम, पहले क्या होंगे? नियम, और उसके बाद क्या है? उदाहरण। तो पहले नियम तो नी से निगमन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नियम को मैंने वहां भी आपको बताया कि नियम को कहते हैं सामान्य और उदाहरण को कहते हैं विशिष्ट। सारे शिक्षण सूत्र यहाँ पर उल्टे हो गए हैं। अज्ञात से ज्ञात, सूक्ष्म से स्थूल, अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष और अमूर्त से मूर्त। यहाँ पर नियम से उदाहरण की ओर पूछा गया है प्रश्न रीट 2012 लेवल 2 संस्कृत में कि निगमन विधि का शिक्षण सूत्र कैसा होता है? नियम से उदाहरण की ओर। अब निगमन विधि जो है इसके 2 गुण हैं। एक तो कम समय में अधिक ज्ञान दिलाने का यहाँ पर प्रयास किया जाता है और इस विधि के माध्यम से कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो जाता है क्योंकि ये विधि जो है कम समय में अधिक ज्ञान देती है। लेकिन यहाँ पर दोष भी है। दोष ये है कि छात्र क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। नियम जो है स्वयं अध्यापक द्वारा बता दिए जाते हैं। नियम कौन बताता है? नियम बताने का कार्य कौन करता है? वो करता है आपके अध्यापक। अध्यापक स्वयं, शिक्षक स्वयं जो है, शिक्षक स्वयं जो है वो नियम बता देता है, तो छात्र निष्क्रिय होकर केवल उनको रटता है और याद करता है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है क्योंकि छात्र सक्रिय होता ही नहीं है। और छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है क्योंकि छोटी कक्षाओं में सूत्रों को, नियमों को रटना काफी कठिन हो जाता है, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी है। बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, पाठ्यक्रम समय पे पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाषा शिक्षण की विधि के अंतर्गत देखिए निगमन विधि के पद और सोपान की अगर बात करें तो निगमन विधि के भी 4 पद या सोपान है, आगमन के भी 4 थे। वहां पर पहले उदाहरण था, उसके बाद नियम है। अब यहाँ पर देखिए पहली स्टेप आ गई आपके नियम, दूसरा आ गया आपके उदाहरण। नियम से उदाहरण जो है, नियम को बताने के बाद उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरणों का निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण के बाद अंत में क्या किया जाता है? परीक्षण। दोनों विधियों में आपने देखा कि अंत में परीक्षण तो जरूर होगा। आपके ये आगे के 3 जो है ये क्रम, इसमें अंतर है, बाकी सभी जो है सेम है। और चारों वर्ड जो है नियम, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, ये चारों वर्ड, चारों शब्द जो है समान रूप से उपयोग में लिए गए हैं, केवल इनका क्रम जो है आगे पीछे है। नेक्स्ट आप देखिए निगमन विधि के 2 रूप होते हैं। तो निगमन विधि, आगमन विधि के रूपों के बारे में कितने रूप होते हैं, इनकी संख्या को लेकर प्रश्न पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार निगमन विधि के रूप के बारे में पूछ लिया जाए। तो पहला होगा आपके पाठ्यपुस्तक विधि और दूसरा होगा सूत्र विधि। पाठ्यपुस्तक विधि और सूत्र विधि के बारे में हम डिटेल से यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए पाठ्यपुस्तक विधि जो आपने विद्यालय पाठ्यक्रम में आपने भी देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा कक्षा 6 से लगा के 12 तक में, तब आपने देखा होगा कि अध्यापक क्या करता है? किसी एक छात्र को खड़ा करता है। एक छात्र को खड़ा करने के बाद क्या होता है? देखिए जैसे ही एक छात्र पढ़ता है कुछ 5 या 6 पंक्ति या एक पेज जो है, एक पेज
का वाचन करता है, उसके बाद अध्यापक क्या करता है, उस छात्र को बिठाने के बाद दूसरे छात्र को, अन्य छात्र को बोलता है कि अब तू पढ़। इसलिए इस विधि का नाम क्या है, अन्य नाम तू पढ़ विधि, मतलब तू बैठ तू पढ़। पहले वाले छात्र को बिठाया जाता है, अगले वाले छात्र को खड़ा किया जाता है, उसको कहा जाता है कि तू पढ़। इसलिए पाठ्यपुस्तक विधि को क्या कहा जाता है, तू पढ़ विधि कहा जाता है। निगमन विधि का ही रूप है ये भी। इसके जनक जो है संस्कृत में पूछे जाते हैं, इसके जनक कौन है, तो डॉक्टर वेस्ट। वेस्ट की जगह कई बार बेस्ट भी आ जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके जनक कौन है, डॉक्टर वेस्ट हैं। इस विधि का अन्य नाम है सुग्गा प्रणाली। सुग्गा का मतलब होता है जो तोते की तरह जो एक जीव होता है, एक पक्षी होता है सुग्गा, वो क्या करता है, केवल रटने का कार्य करता है। तो निगमन विधि के अंतर्गत आपको पता है रटने का कार्य किया जाता है। तो पाठ्यपुस्तक विधि जो होती है उसमें किताबों में जो भी लिखा हुआ होता है वो सब केवल रटन पद्धति के आधार पर केवल रटा जाएगा। इस विधि की उत्पत्ति जो है अंग्रेजी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है, अंग्रेजी भाषा से आई है ये। और नीरस व अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र जो है बिल्कुल अपने आप को नीरस महसूस करता है। अध्यापक जो है छात्रों को केवल पढ़ने के लिए, केवल वाचन के लिए खड़ा करता है और छात्र द्वारा वाचन किया जाता है। व्याकरण शिक्षण की किस विधि को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहा जाता है। देखिए, व्याकरण शिक्षण की विधि और किस विधि को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। विकृत रूप से यानी परिवर्तन के रूप में, बदलाव के रूप में। तो पाठ्यपुस्तक विधि जो है उसी को सुग्गा विधि कहा जाता है, सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। ये प्रश्न अब तक रीट परीक्षा में 3 बार पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। रीट 2022 लेवल 1, रीट 2021 लेवल 1, रीट 2021 लेवल 2 और रीट 2017 लेवल 2। ये 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। सेम लैंग्वेज थी। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है, इसलिए आपको अन्य नाम जरूर ध्यान रखना है। पाठ्यपुस्तक विधि को ही सुग्गा प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूत्र विधि। सूत्र विधि जो है, इस विधि की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा में ही इसका सर्वाधिक प्रचलन होता है, इसलिए मूल स्रोत इस विधि का कौन सा है, संस्कृत भाषा। रीट 2012 में प्रश्न पूछा गया है कि सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है, तो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा में आई है, और हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। आपने देखा होगा हिंदी भाषा में कहाँ सूत्रों का ज्यादा उपयोग किया जाता है, न के बराबर किया जाता है। संस्कृत भाषा में तो आपने देखा होगा, अगर आप संधि वगैरह पढ़ते हो तो वो भी जो है सारी इको यणची, इस तरह से ये सूत्र जो होते हैं बड़े बड़े नियमों को सूत्र में बदलकर रटा जाता है। नियम सूत्र क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे रूप होते हैं सूत्र, इसलिए सूत्रों को याद करना थोड़ा आसान रहता है। इसलिए नियमों को किस में बदल जाता है, सूत्र में बदला जाता है। लेकिन सूत्र में बदलने के बाद रटा जाता है, तो रटने का कार्य क्या हो जाएगा, आपके अमनोवैज्ञानिक हो जाएगा। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी वो भी किस पर आधारित थी, सूत्र विधि पर आधारित थी। इसीलिए वो जो है आप संस्कृत की जो रचना है उसको शॉर्ट रूप में आप देख सकते हैं। अगर उसका हिंदी अनुवाद किया जाए या अन्य भाषा में अनुवाद किया जाए तो वह जो है बहुत ही बड़ी रचना के रूप में आपको देखने को मिलेगी। अब इस विधि का महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, इस विधि का अन्य नाम है घटे समुद्र पूर्णम। इसका अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है, क्या बढ़ता है, गड़ा बढ़ता है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि कई सारे गढ़ों से मिलकर, यानी गड़े मिलकर क्या करते हैं, समुद्र को, गड़े मिलकर जो है बहुत सारे गड़े मिलकर समुद्र को बढ़ते हैं। इस विधि के बारे में यह वाक्यांश जो है ये प्रचलित है कि घटे समुद्र पूर्णम। रीट 2021 लेवल 2 में पूछा गया है, और अभी हाल फिलहाल 3rd ग्रेड 2022 जिसको हम रीट मेंस के नाम से जानते हैं, उसमें लेवल 2 में जो संस्कृत की शिक्षण विद्या थी, जिसके संस्कृत लेवल 2 के अंतर्गत संस्कृत सब्जेक्ट जिसकी थी, उसके अंतर्गत पूछा गया था घटे समुद्र पूर्णम। ये आपके हो गई आगमन और निगमन विधियां। अब जब आगमन और निगमन विधि को संयुक्त रूप में उपयोग में लिया जाता है एक साथ, तब वो विधि जो है व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि बन जाती है। इसलिए अगर आपको ऑप्शंस में आगमन डैश निगमन इस प्रकार से दिखाई दे तो ये आपकी सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। अगर ऑप्शंस में अलग अलग दे रखा है आगमन और निगमन, तो आपके आगमन विधि श्रेष्ठ होगी। आगमन निगमन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि ये विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें पहले आगमन और उसके बाद में निगमन विधि का प्रयोग होता है। तो पहले क्रमशः लिखा हुआ है यहाँ, इसका मतलब क्या है, पहले आपके आगमन विधि और उसके बाद निगमन विधि का प्रयोग किया जाएगा। पहले उदाहरण द्वारा छात्र से नियम निकलवाए जाते हैं, तो ये तो हो जाएगी आपके आगमन विधि, और फिर उस नियम की पुष्टि उदाहरण के द्वारा की जाती है, ये हो जाएगी आपके निगमन विधि। तो आगमन निगमन विधि जो है व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अंतिम विधि जो है व्याकरण शिक्षण की, इसके बाद हम अव्याकृत विधि के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर वह क्या है। तो भाषा संसर्ग विधि जो है, इसमें क्या होता है कि व्याकरण की स्वतंत्र रूप से यानी अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है। भाषा संसर्ग, भाषा का अर्थ तो आप जानते हो भाषा होती है, लेकिन संसर्ग का अर्थ होता है साथ, संसर्ग का अर्थ होता है संपर्क,
संगत या साथ। तो व्याकरण की स्वतंत्र रूप से शिक्षा नहीं दी जाती है, तो किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा संसर्ग विधि में। अब रीट 2017 लेवल 2 में यह प्रश्न पूछा गया है। यह विधि अपूर्ण विधि है क्योंकि अन्य विधियों के साथ इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में छात्रों को ऐसे लेखकों की रचनाएं दी जाती हैं, रचनाएं या कृतियां पढ़ने हेतु दी जाती हैं जिनका भाषा पर क्या होता है? पूर्ण अधिकार होता है। भाषा पर पूर्ण अधिकार का अर्थ यहाँ पर यह हो जाता है कि जिसका भाषा पर पूर्ण अधिकार होगा वो शुद्ध व्याकरण का प्रयोग करेगा, शुद्ध शब्दों का, वाक्यों का, वर्णों का। तो यहाँ पर शुद्ध व्याकरण का ज्ञान हो जाएगा बालकों को, क्योंकि उनकी रचनाएं जो होगी वो शुद्ध व्याकरण युक्त होगी। इस तरह भाषाविदों के संपर्क में संसर्ग या संगत में रहकर भाषा का शुद्ध ज्ञान करवाया जाता है। तो व्याकरण ज्ञान जो है, अब देखिए इस विधि में व्याकरण का ज्ञान तो हो रहा है लेकिन अलग से नहीं हो रहा, स्वतंत्र रूप से नहीं हो रहा है। किसके साथ साथ हो रहा है? लेखन, अच्छे लेखक जो होगी उनकी रचनाएं पढ़ने को दी जाएगी और भाषाविदों के संपर्क में रखा जाएगा, जिससे जो है बालक को भाषा शिक्षण का ज्ञान होगा, व्याकरण शिक्षण का ज्ञान होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर एक डाउट जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कई सारे छात्र कंफ्यूज होते हैं और कई जगह गाइडों में अव्याकृत विधि और भाषा संसर्ग विधि को एक ही लिखा गया है, लेकिन ये एक नहीं है। पहली बात देखिए, अ लिखा हुआ है, अ का मतलब नहीं और व्याकृत यानी व्याकरण, तो व्याकरण की विधि नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण की विधियों के अंतर्गत हमें यह नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अव्याकृत विधि है। ये इस विधि में बिना व्याकरण का ज्ञान दिया ही नहीं जाता है। इस विधि में बिना व्याकरण के भाषा का ज्ञान करवाता है, व्याकरण के बिना, मतलब व्याकरण का उपयोग नहीं होगा। इस विधि में व्याकरण ज्ञान नहीं दिया जाता है, इसलिए यह व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो किसका ज्ञान दिया जा रहा है? भाषा का ज्ञान, इसलिए भाषा शिक्षण की विधि है, व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। तो जहां भी प्रश्न आएगा अव्याकृत विधि से रिलेटिव, वहां पर सीधा लिखा हुआ होगा बिना व्याकरण का ज्ञान कराए सीधे भाषा का ज्ञान करवाना। बिना व्याकरण यानी अव्याकृत, क्या हो जाएगा आपके? अव्याकृत। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। निश्चित तौर पर आपको ये कक्षा समझ में आई होगी। आप कमेंट बॉक्स में आपका कीमती समय निकाल कर कमेंट जरूर करें और जल्दी जो है आपका ये टॉपिक का कंप्लीट हो जाएगा और सारी शिक्षण विद्या जो है हम आपको यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क करवाने वाले हैं। आप स्टडी विद रीड टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े, वहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज वगैरह जो दे रखी है उसको एक बार देखिए, परखिए, आवश्यकता लगे तो आप वहाँ से जरूर लें। और आपका कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर वहाँ पर जो है आपका चैट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।